बस अब मैं स्लो पढ़ाऊंगा ताकि समझ आए, वो प्रीवियस टेस्ट की तेजी से पढ़ाया। कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन पे आप स्केच करते हैं उस प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं या अर्जेंट डायग्राम कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप स्केच करते हैं तो रियल पार्ट एक्स एक्सिस पे आता है और एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं, और इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पे आता है, उसको हम इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब स्केच करते हैं तो उसमें दो प्लेन होते हैं, एक रियल एक्सिस होता है और दूसरा उस प्लेन के अंदर इमेजिनरी एक्सिस होता है। लिहाजा जब आप रियल नंबर को स्केच करते हैं तो वो कार्टेशियन प्लेन होता है, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन स्केच करते हैं तो उसको हम अर्जेंट डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। रियल नंबर को जब आप स्केच करते हैं तो उसमें दोनों एक्सिस रियल होते हैं, लिहाजा वो कार्टेशियन प्लेन कहलाता है या रियल एक्सिस प्लेन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि नंबर तो एक ही है, उसके पार्ट को हम स्केच कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस से रियल पार्ट ले रहे हैं तो लिहाजा उसको हम रियल एक्सिस कहते हैं, और वाई एक्सिस पे हम इमेजनरी पार्ट ले रहे हैं लिहाजा उसको हम इमेजनरी एक्सिस कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर या अर्जेंट डायग्राम के अंदर अगर हम किसी पॉइंट को या कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्केच करते हैं तो रियल पार्ट एक्स एक्सिस पे आता है और इमेजनरी पार्ट वाई एक्सिस पे, और इमेजनरी पार्ट के साथ हम आयटा लगा देते हैं। ये राइटिंग नोटेशन है, मैंने नहीं बनाई, आपने नहीं बनाई, मैथमेटिशियन ने बना के दी, उसी तरह से हमें पढ़ना पड़ रहा है। अब प्लस आयटा को हम कॉमे में ले जाते हैं तो ए कॉमा बी बनता है। तो ये ए कॉमा बी कॉम्प्लेक्स नंबर को अर्जेंट डायग्राम में रिप्रेजेंट करता है। अब ए कॉमा बी की जो पैरामेट्रिक हुई फॉर्म होती है वो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा होता है। मतलब ए बराबर होता है आर कॉस थीटा के और बी बराबर होता है आर साइन थीटा के। और थर्ड फॉर्म जो होती है वो पोलर फॉर्म होती है जिसमें हम लिखते हैं आर थीटा। मतलब इसी पॉइंट को जो ब्लू से आपको नजर आ रहा है, इसको लिखने के तीन तरीके हैं, ए कॉमा बी, आर कॉस थीटा कामा आर साइन थीटा, और आर कामा थीटा थीटा। इसका मतलब ये लेंथ जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में भी यूज होती है और पोलर फॉर्म में भी यूज होती है, लेकिन लेंथ जो आर है वो कार्डियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने में इस्तेमाल नहीं होती। लंबाई मॉड जेड को हम आर कहते हैं, यानी जो मॉड जेड के हैं, अगर मैं आर नहीं कहता तो यहाँ पे कहता मॉड जेड कॉस थीटा मॉड जेड साइन थीटा, तो अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने मॉड जेड मतलब लेंथ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को आर से डिनोट कर दिया है। लिहाजा कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के तीन तरीके हैं अर्जेंट डायग्राम के अंदर। एक कार्टेशियन फॉर्म है जिसमें ए कॉमा बी लिखते हैं, एक पैरामेट्रिक फॉर्म है आर कॉस थीटा और साइन थीटा लिखते हैं, और एक आर थीटा। पोलर फॉर्म ऑफ इनका आपस में कनेक्शन है, हम कार्टेशियन फॉर्म से जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म कनेक्शन बनाते हैं और पैरामेट्रिक फॉर्म कनेक्शन से हम पोलर बनाते हैं। इसी तरह से हम रिवर्स कर सकते हैं, पोलर से हम वापस पैरामेट्रिक में आ सकते हैं और पैरामेट्रिक से वापस कार्टेशियन में आ सकते हैं। अब वजह क्या है कि इस तरह की फॉर्म लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी कि एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को तीन डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा रहा है। कभी हम कार्टेशियन में लिखते हैं, कभी पैरामेट्रिक में लिखते हैं और कभी हम उसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम ऐसी इक्वेशंस जिनको सॉल्व करने के लिए उनका सॉल्यूशन रियल नंबर नहीं आता, तो वैसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें उस इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना पड़ता है। यानी अगर एक इक्वेशन के अंदर अगर हम सोल्यूशन जानना चाहते हैं, सोल्यूशन का मतलब ये है कि उस इक्वेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यूज़ जानना चाहते हैं, तो उस वैल्यूज़ को जानने के लिए कार्टेशियन फॉर्म फ्लॉप हो जाती है। इसके ज़रिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि जेड स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एक इक्वेशन है, तो इसके नंबर बताइए, तो आप बता देंगे कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन और जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। अगर आपसे कहा जाए कि जेड स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, जो कि एक छोटी से छोटी कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करने की इक्वेशन, इसको सॉल्व किया जाए तो आप कर देंगे जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन और जेड इज इक्वल टू रेडिकल माइनस वन, और निकालेंगे तो प्लस माइनस आटा आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इक्वेशन दे दी जाए जेड स्क्वायर पावर सेवन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब होगा जेड पावर सेवन इज इक्वल टू माइनस वन। अब सेवन को कैसे सॉल्व करें? अब जेड पावर सेवन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, जो कि कार्टेशियन फॉर्म फ्लॉप हो जाती है। लिहाजा हमें जेड पावर सेवन का मतलब ऐसी इक्वेशन
जिसके अंदर 7 रूट्स मौजूद हैं उसको कैलकुलेट करना है 7 रूट्स को, तो वहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म फ्लॉप हो जाती है, लिहाजा फिर हमें पैरामेट्रिक और पोलर फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म से पैरामेट्रिक फॉर्म में ले जाते हैं। तो समझ ये आया कि ये जो पॉइंट को लिखा गया है 3 डिफरेंट फॉर्मेट में, एक कार्टेशियन फॉर्म में लिखा गया, एक पैरामेट्रिक में लिखा गया, एक पोलर में लिखा गया। इसके लिखने की वजह ये है कि ऐसी इक्वेशंस जिनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, तो लिहाजा हम उन इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब उनको ले जाते हैं, किस फॉर्म में ले जाते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में के अंदर, और समटाइम्स हम पोलर फॉर्म में ले जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना, बहुत सारी लातादाद इक्वेशंस में दिखा दूंगा आपको, जिसके अंदर उनका सोल्यूशन कैलकुलेट करना कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इम्पॉसिबल होता है, डिफिकल्ट नहीं होता बल्कि इम्पॉसिबल होता है। तो उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, और पैरामेट्रिक फॉर्म के ज़रिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं उस इक्वेशन के रूट। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती नज़र आ रही है, अगर मैं यहाँ पे एंगल थीटा ले लूँ तो इसका मतलब आर लेंथ होगी और रोटेशन थीटा हो गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के तो 3 फॉर्मेट में लिखने का तरीका है, कार्टेशियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और पोलर फॉर्म। अब हम आगे चलते हैं। कॉस थीटा बराबर होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस के। देख लीजिए इस ट्राइंगल पे लगाया मैंने ओ ए, ये ट्राइंगल है आपके पास मौजूद है, इस पे मैं कॉस थीटा की वैल्यू लगाता हूँ तो मिलता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इसकी ए है, हाइपोटेनस क्या है, आर है, यानी मोड जेड है। तो जब मैं लगाता हूँ तो ये देखिए ए अपॉन आर मिल जाएगा, तो ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म बनती है कि ए बराबर है आर कॉस थीटा के। तो देख लीजिए ए की जगह मैंने आर कॉस थीटा ही लिखा है। इसी तरह से साइन थीटा जब मैं लिखता हूँ तो वो आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इसके अंदर बी मौजूद है, ये देखिए ये बी है परपेंडिकुलर। तो बी जो है, बी परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस वो मोड का मतलब है आर। तो अगेन हम देखें तो देखें बी अपॉन आर, तो बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा मिल जाता है। तो लिहाजा मैंने इस बी की जगह पे आर साइन थीटा लिखा है। तो दिस इज कॉल्ड दी पैरामेट्रिक फॉर्म, कि ए को आप आर कॉस थीटा लिख सकते हैं और बी को आप आर साइन थीटा लिख। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। चलिए, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये लगाएंगे। तो लगाइए, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। यहाँ से आर का स्क्वायर खत्म कीजिए तो रेडिकल आ जाएगा, तो ये लेंथ मिल गई। यहाँ मैंने स्क्वायर गलती से लिख दिए, स्क्वायर खत्म कर देंगे, तो लिहाजा ये मिलेगा आर, आर इज इक्वल टू अंडर रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर नहीं होगा, ये खाली आर होगा। राइटिंग लेक्चर बनाने में मिस्टेक हुई है मुझसे। तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू अंडर रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब आर की जो वैल्यू होगी पोलर फॉर्म में वो होगी, ये जो कार्टेशियन फॉर्म में लिखा है मैंने ये, और बी इसका अंडर रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे कनेक्ट होता है। अब आप आ जाइए, आप परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दीजिए, तो बी अपान ए मिलेगा। बी अपान ए का मतलब होगा आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा, क्योंकि बी की वैल्यू तो मैंने आर साइन थीटा निकाली है और ए की वैल्यू मैंने आर कॉस थीटा, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो बी अपॉन ए टेंजेंट थीटा बन जाएगा। देखिए आप, और थीटा निकालने के लिए मैंने टेंजेंट को शिफ्ट करूंगा, तो टेन इनवर्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो इसका मतलब मैंने लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा अंडर रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय द हेल्प ऑफ द कार्टेशियन क्वांट्स। मतलब मुझे कार्टेशियन क्वांट्स दिए हुए होंगे तो उससे मैं लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। और एंगल कितना होगा, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर अर्जेंट डायग्राम में किस रोटेशन पे होगा, कितनी रोटेशन पे होगा, उसको जानने के लिए मैं टेन इनवर्स बी अपॉन ए लगाऊंगा। मतलब क्या होगा कि जो भी टेंजेंट इनवर्स लेके बी को ए से डिवाइड कर दूंगा, बस ये दो फॉर्मूले बन गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर बराबर हो गया अंडर रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और थीटा बराबर हो गया टेन इनवर्स ए ओवर बी। तो यहाँ पे आर थीटा जो है वो पोलर क्वांट्स आ गए, उनकी कनेक्शन ही आ गई। तो मैंने तीनों फॉर्म बता दी आपको, कार्टेशियन फॉर्म भी बता दी, पैरामेट्रिक फॉर्म भी बता दी, और पोलर फॉर्म भी बता दी। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आटा वाई। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका एक तो ये है कि जी आप a प्लस आटा बी लिखें, या इन अदर वर्ड्स एक्स प्लस आटा वाई, ए को मैंने एक्स कह दिया और बी को मैंने वाई कह दिया। तो ये भी इस तरह से भी लिखा जाता है। तो एक्स की जगह पे मैंने लिख दिया आर कॉस थीटा, और आटा आटा की जगह रहा, और वाई की जगह लिख दिया मैंने आर साइन थीटा। तो देखिए आर को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, जब मैं आर कॉमन निकालूंगा तो जो फॉर्म बनेगी वो कॉस थीटा प्लस आटा
साइन थीटा। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी पैरामेट्रिक फॉर्म ये है आर कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका बता दिया। अगर मैं आर की वैल्यू 1 ले लूँ तो ये बेटा बनता है कॉस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आटा वाई। अगर आर की वैल्यू में इसमें 1 ले लूँ तो ये बनता है कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा। तो ये आप देख सकते हैं कि यूनिट सर्किल है जिसके अंदर रेडियस 1 है। तो मैंने क्या किया, उसकी जो लेंथ थी कॉम्प्लेक्स नंबर की उसकी लंबाई को 1 ले लिया। रोटेशन यानी मैंने आर को फिक्स कर दिया। थीटा मूव हो सकता है, रोटेशन कुछ भी हो सकती है, तो ये फिक्स हो गया 1 और थीटा वेरी करेगा। तो क्या मिल गया कि यूनिट सर्किल के अंदर ये जो रॉड है आर इज इक्वल टू 1, इसको मैं मूव कर सकता हूँ किसी भी एंगल पे। इसको उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ तो एंगल चेंज हो जाएगा, कहीं भी रखूंगा तो रेडियस चेंज नहीं होगा, उसका एंगल चेंज हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आटा वी, वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो यूनिट सर्किल के अंदर रोटेशन चेंज होगी और उसकी लेकिन उसकी लेंथ फिक्स रहेगी। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आटा वाई आर कॉस थीटा प्लस आटा आर साइन थीटा। अगर मैं इसके ऊपर पावर n रख दूं तो z पावर n हो जाएगा, लिहाजा x प्लस आटा वाई होल पावर n हो जाएगा। लेफ्ट पे जो काम किया मैंने वही काम राइट पे कर दिया, इसकी भी पावर n हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका मतलब आर की पावर एन एस कॉमन निकल जाएगा तो कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा होल पावर n बचेगा। ठीक है जी, बिल्कुल आसान सी है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा। उसके बाद मैंने उसकी पावर n लिख ली। n कोई भी पावर हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, -3 हो सकती है, -7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आगे चल के हम देखेंगे ये फ्रैक्शन भी हो सकती है, 3/5 भी हो सकती है, 2/7 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उस सूरत में क्या होगा, अभी मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ कि ये पॉजिटिव इंटीजर की बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा कि सपोज कीजिए 7 है, 8 है, 100 है, इस तरह की बात करें तो उस सूरत में क्या होगा कि आर की पावर n कॉमन निकल जाएगा तो कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा होल पावर n। अब कॉम्प्लेक्स नंबर z पावर n को पैरामेट्रिक फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब r पावर n को मैं लीव कर रहा हूँ, सिर्फ मैं कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा होल पावर n को टेक कर रहा हूँ। तो देखिए कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा ये जो अंदर की वैल्यू है इसको राइटिंग नोटेशन एक और लिखी जाती है जिसको हम पढ़ते हैं सिस थीटा। तो कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा को हम सिस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा की जगह अगर मैं सिस थीटा लिख दूंगा तो z पावर n बराबर हो जाएगा r पावर n सिस थीटा के। मतलब आप सिस थीटा लिखें या कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा लिखें, ये राइटिंग नोटेशन है, मैंने नहीं बनाई, मैथमेटिशियन ने बना के दी, लिहाजा मैंने वही पढ़ाया है। अब आते हैं इसकी बात करते हैं कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा की पावर n, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसकी पावर n ली जाए, जो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा जाए, तो उसका जो हिस्सा है कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा होल पावर n, इसको मैं टेक कर रहा हूँ। जब मैं इसको टेक करता हूँ तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा होल पावर n को, तो ये जो पावर n है ये इसके एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन हम यूँ लिख सकते हैं कॉस n थीटा प्लस आटा साइन n थीटा, समझ गए। तो इसका मतलब होगा कि कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा होल पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आटा साइन n थीटा। इसको कहते हैं डेमरस थ्योरम, यानी डेमरस ने इसको बना के दिया था, उसी के नाम पे ये थ्योरम बनी। और उसको इसका मैं बाकायदा प्रूफ अपलोड कर दूंगा कि कैसे ये वन बनता है। तो ये कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा होल पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आटा साइन n थीटा का, यानी जो पावर होती है वो उसके एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट है जो कि इस्तेमाल होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। आगे हम चल के इक्वेशन को सॉल्व इसी की मदद से करेंगे। उसको हम कहते हैं डेमरस थ्योरम। अब इसी को मैंने लेफ्ट वाले हिस्से को राइट पे लिख दिया और राइट वाले हिस्से को लेफ्ट पे। तो देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट पे हिस्सा था उसको मैंने राइट पे लिख दिया और राइट वाले हिस्से को लेफ्ट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बन गई एप्लीकेशन ऑफ डेमरस थ्योरम। ये दो अलग अलग फॉर्मूले बन रहे हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। फर्स्ट फॉर्मूला कहलाता है डेमरस थ्योरम और सेकंड कहलाता है एप्लीकेशन ऑफ डेमरस थ्योरम। फर्स्ट फॉर्मूले को अगर हम बायनॉर्मल थ्योरम से एक्सपेंड करें तो बायनॉर्मल से तो कॉस पावर n थीटा फर्स्ट टर्म इसकी बनेगी। तो इसका मतलब होगा पावर को हम मल्टीपल में ब्रेक कर रहे हैं। अगर आप लेफ्ट से देखें तो पावर n है तो पावर ऑफ कोसाइन, तो उसमें एंगल सेम रहेगा, पावर इंक्रीज होगी।
जिसको हम मल्टीपल ऑफ एंगल्स में ब्रेक कर रहे हैं, और दूसरे में क्या हो रहा है, मल्टीपल ऑफ एंगल्स को हम पावर्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट कहलाती है ड्यूमरस थ्योरम और सेकंड कहलाती है एप्लीकेशन ऑफ ड्यूमरस थ्योरम। ये दोनों ही इस्तेमाल होती हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ड्यूमरस थ्योरम मैंने बताने जा रहा हूँ कि cos थीटा प्लस आटा sin थीटा होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आटा sin n थीटा, कॉमा वेयर n इज एनी इंटीजर। तो n जो होगा वो कोई भी इंटीजर होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। आगे चल के हम इस इंटीजर को रियल में भी ले जाएंगे, और कुछ ऐसी इक्वेशन होगी जहाँ पे हमें रियल मतलब 3/5 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल इसको यूँ समझिए कि n जो है वो इंटीजर से ताल्लुक रखता है, मतलब 3 1 2 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 इस तरह से। अब ये कब इस्तेमाल होता है, अभी मैंने ऊपर बताया कि z जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आटा y। तो z पावर n का मतलब होगा x प्लस आटा y की पावर n। उसको सॉल्व करने के लिए या इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। रेडिकल 3 माइनस आयटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी पावर 6 है। इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा लाइक दिस। जैसे मैंने कहा था कि पैरामेट्रिक फॉर्म से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, पावर 6 को हम लीव करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको पैरामेट्रिक फॉर्म से कनेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने ऊपर ये बताया था, देखिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आटा वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आटा आर साइन थीटा। आर को मैंने कॉमन में निकाल दिया था, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आटा वाई बराबर था आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा। ये ध्यान में रख लीजिए, तो कोई भी कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म से। तो मैंने यही टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल की है कि रेडिकल 3 माइनस आटा जो है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया बेटा आर कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा से, मतलब मैं इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म से कनेक्शन लगा रहा हूँ, जिसके ज़रिए मुझे क्या चाहिए, मुझे आर की वैल्यू चाहिए और थीटा चाहिए। अगर मैं आर की वैल्यू और थीटा निकाल दूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख दिया, यानी दिस इज दी जनरल कनेक्शन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर टू दी पैरामेट्रिक फॉर्म। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में कनेक्ट करना पड़ता है। लेट्स सी, इवैल्यूएट अंडर रेडिकल 3 माइनस आटा डिवाइड बाय अंडर रेडिकल 3 प्लस आटा होल पावर 6। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन हैं, तो इसलिए आप इसको फर्स्ट तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और फिर यही फॉर्म जो मैंने दिखाई है इस फॉर्म को देखिए यहाँ पे मौजूद है। तो इसी तरीके से इस फॉर्म को भी हम पैरामेट्रिक फॉर्म से कनेक्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो ड्यूमरस थ्योरम जो है वो इस्तेमाल करेंगे कब, जब इस पावर्स को बिल्कुल इसी तरीके से जब इसकी पावर 6 ले लूँगा तो ये जो 6 है इसके एंगल से जर्व कर जाएगी लाइक दिस, जैसे ये एन जर्व कर रहा है देखिए। तो इसी स्टेटमेंट कि एन जो पावर एन है वो थीटा से जर्व कर जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इसकी पावर 6 ले लेता हूँ तो आर की पावर 6 हो जाएगा, होल पावर 6 हो जाएगा, तो 6 इससे से मल्टीप्लाई कर जाएगा। उससे पहले मुझे आर और थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीमरस थ्योरम जो है वो इस्तेमाल होती है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को पैरामेट्रिक फॉर्म में राइट करना पड़ता है, और पैरामेट्रिक फॉर्म में राइट करने के बाद हम डीमरस थ्योरम को अप्लाई करके फिर उसकी पावर्स को सॉल्व करते हैं, और इसी तरह से हम इक्वेशंस को भी सॉल्व करते हैं जो आगे आएगा। बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डीमरस थ्योरम। दो चीज़ें मैंने बताई थी कि फर्स्ट पावर्स को मल्टीपल ऑफ थीटा में ब्रेक करना और दूसरा मल्टीपल ऑफ थीटा को पावर्स में ब्रेक करना। पावर्स को मल्टीपल थीटा में ब्रेक करने को हम डीमरस थ्योरम कहते हैं, और इसका रिवर्स कि अगर हम मल्टीपल ऑफ थीटा को पावर्स में ब्रेक करें तो इसको हम एप्लीकेशन ऑफ डीमरस थ्योरम कहते हैं। इसी तरीके से जब हम इसको यहाँ पर राइट पे बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं और लगाने के बाद जो एक्सपेंशन मिलती है उससे रियल इमेजिनरी पार्ट्स की टेक्निक लगा के हम अलग करते हैं, तो कॉस एंड थीटा का जो कनेक्शन होता है वो इस फॉर्म में मिलता है आपको, ये फॉर्मूला बनता है। यानी कॉस पावर एन थीटा, तो देख लीजिए एन थीटा मल्टीपल है जो पावर्स में आ रहा है, ठीक है, माइनस एन कॉम्बिनेशन 2 कॉस एन माइनस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन कॉम्बिनेशन 4, इसको पढ़ेंगे एन कॉम्बिनेशन 4 कॉस एन माइनस 4 थीटा साइन पावर 4 थीटा माइनस एन कॉम्बिनेशन 6 कॉस एन माइनस 6 थीटा साइन 6 थीटा प्लस माइनस अल्टरनेट चलता रहेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि जी
कॉस 5 थीटा को कैलकुलेट करें, ये देखिए प्रूव दैट कॉस 5 थीटा इसके बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 रख दूंगा। जब 5 रख दूंगा तो कॉस पावर 5 थीटा आ जाएगा, -5 कॉम्बिनेशन 2 मिल जाएगा। कॉस पावर 5 - 2 मीन्स 3 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 5 कॉम्बिनेशन 4 आ जाएगा, कॉस 5 - 4 थीटा आ जाएगा, साइन पावर 4 थीटा। माइनस का 5 कॉम्बिनेशन 6 इम्पॉसिबल है, क्योंकि 5 में से 6 चूज नहीं कर सकते, लिहाजा यहाँ स्टॉप कर देंगे, ये टर्म नहीं आएगी। सिर्फ दो तीन टर्म्स आएंगी, कौन कौन सी, कॉस पावर 5 थीटा 5 कॉम्बिनेशन 2, कॉस पावर 5 - 2 मतलब कॉस क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 5 कॉम्बिनेशन 4, कॉस पावर कॉस थीटा और साइन पावर 4 थीटा। अब आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जब यहाँ पे मल्टीपल होगा तो वही सब में बैलेंस होगा। अगर यहाँ मैं 5 रखता हूँ तो मतलब क्या होगा, ये देखिए कॉस 5 थीटा 5 कॉम्बिनेशन 2, कॉस 5 - 3 का मतलब 5 - 2 का मतलब देगा कॉस क्यूब थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 और +2 5 ही बनता है। 5 कॉम्बिनेशन 4, 5 - 4 मीन्स कॉस थीटा और साइन पावर 4 थीटा, कॉस थीटा और साइन पावर 4 थीटा, यानी पावर 1 और 4 वही 5 बनता है। इसी तरीके से साइन एन थीटा जो होता है वो एन कॉम्बिनेशन 1 कॉस एन माइनस एन थीटा होता है, साइन थीटा होता है माइनस एन कॉम्बिनेशन 3 कॉस एन माइनस 3 थीटा होता है, साइन क्यूब थीटा होता है, प्लस एन कॉम्बिनेशन 5 कॉस एन माइनस 5 थीटा होता है, और साइन पावर 5 थीटा होता है, माइनस प्लस ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा इसी तरीके से। लिहाजा अगर मैं साइन 5 थीटा को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो साइन 5 थीटा को कैलकुलेट करने के लिए ये एन की जगह पे मैं 5 रख दूंगा, तो साइन 5 थीटा बराबर हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 1, इसको पढ़ेंगे 5 कॉम्बिनेशन 1, और 5 - 1 का मतलब हो जाएगा 4 थीटा और साइन थीटा, माइनस 5 कॉम्बिनेशन 3, 5 - 3 मीन्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन क्यूब थीटा, 5 कॉम्बिनेशन 5 का मतलब 1 हो जाएगा, पॉसिबल है, तो कॉस 5 - 5 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 1 बन जाएगा, तो साइन पावर 5 थीटा मिलेगा, आगे टर्म पॉसिबल नहीं है। लिहाजा इसी तरह से अगर आप मजीद आप टर्म देखना चाहेंगे तो एन कॉम्बिनेशन 5 के बाद नेगेटिव टर्म आएगी जो एन कॉम्बिनेशन 7 होगी, तो क्या होगा, कॉस पावर एन - 7 थीटा साइन पावर 7 थीटा, ऐसे चलेगा। इसी तरह से एन कॉम्बिनेशन 6 के बाद आएगा प्लस की टर्म आएगी, एन कॉम्बिनेशन 8 आएगा, कॉस एन - 8 थीटा, आगे बढ़ा चाहिए गोज टू जहाँ तक आप ले जाना चाहें उसको ले जा सकते हैं। तो लिहाजा ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इसमें पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर दें तो ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाएगा। तो मैंने दो चीज़ें बताई हैं अभी आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, लिखने के बाद अगर उसकी कोई भी पावर एन के लिए कैलकुलेट करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैंने कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा को सिर्फ थीटा की फॉर्म में लिखना सिखाया, फिर कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा का होल पावर एन को लेके अलग मैंने सॉल्व करके बताया कि ये पावर जो एन है ये इसके एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा होल पावर एन इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयटा साइन एन थीटा। और दूसरा मैं इसको रिवर्स कर दूं, मतलब राइट वाली वैल्यू लेफ्ट पे लिख दूं और लेफ्ट राइट पे, तो ये एक नया फॉर्मूला बन जाता है। फर्स्ट फॉर्मूले में पावर जो है वो मल्टीपल में ब्रेक हो रही है, सेकंड में मल्टीपल एंगल जो थीटा है वो पावर्स में ब्रेक हो रहा है। फर्स्ट को हम कहते हैं डिमरस थ्योरम, डिमरस ने बताया था, और उसी ने सेकंड को बताया था, वो कहलाती है एप्लीकेशन ऑफ डिमरस थ्योरम। तो जब पावर्स को मल्टीपल में ब्रेक करना होता है तो हम डिमरस थ्योरम लगाते हैं, जब मल्टीपल्स को पावर में ब्रेक करना होता है तो हम एप्लीकेशन ऑफ डेमरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो अब बाय द हेल्प ऑफ द डेमरस थ्योरम, बाय द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेमरस थ्योरम, जो हमारे प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हम इन दो थ्योरम की मदद से सॉल्व करेंगे। तो बहुत आसान टेक्निक है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने बताया किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है, फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म पोलर फॉर्म तीनों बता दी। फिर मैंने आपके सामने कार्टेशियन फॉर्म को पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताया। उसके बाद मैंने पैरामेट्रिक की मदद से पोलर फॉर्म बताई। अब आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि अगर आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ दी हो, एंगल दिया हो, तो कार्टेशियन फॉर्म बता सकते हैं और पैरामेट्रिक भी बता सकते हैं, मतलब आर थीटा गिवन हो तो पैरामेट्रिक और कार्टेशियन दोनों लिखी जा सकती है। दूसरा हो सकता है कि अगर आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है तो आप पोलर और कार्टेशियन दोनों लिख सकते हैं, या अगर आपके पास कार्डियन गिवन है तो आप पैरामेट्रिक और पोलर, मतलब किसी भी फॉर्मेट से दो अदर फॉर्मेट में जाया जा सकता है। तो लिहाजा मैंने ये कनेक्शन इसलिए बता दिए कि अगर आर थीटा आपके पास गिवन होगा
तो आर थीटा अगर आपके पास गिवन होगा तो कैलकुलेट करने के लिए आर की वैल्यू यहाँ रख देंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगी। कैसे? अगर आर सपोज कीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी लेंथ रेडिकल 2 है और थीटा 45 डिग्री है, तो आप क्या कर सकते हो, रेडिकल 2 यहाँ रखोगे और cos 45 डिग्री को सॉल्व कर लोगे, तो आपके पास एक कार्टेशियन नंबर मिल जाएगा। आर यहाँ रखोगे रेडिकल 2 और थीटा 45 डिग्री आप यहाँ रखोगे तो मिल जाएगा। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ सपोज 5 है और थीटा उसका 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री मतलब π/6, 30 डिग्री यहाँ रखोगे और रेडिकल या 5 यहाँ रखोगे तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा आपको। इसी तरह से उसका इमेजनरी पार्ट मिल जाएगा, मतलब आप रियल और इमेजनरी पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास आर थीटा गिवन हो। इसी तरीके से अगर आपके पास ए और बी गिवन हो तो आप उसकी पोलर पार्ट मतलब लेंथ और थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई है, आर मतलब दिया हुआ है 2, थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, आर दिया हुआ है 2 और थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। आप आर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर, आर और थीटा तो गिवन है तो आप यहाँ से ए और बी बता सकते हैं। तो दीज आर दी कनेक्शन। अगर आपके पास आर थीटा दिया है तो कार्टेशियन फॉर्म बता सकते हैं, और अगर कार्टेशियन फॉर्म दिए तो आर थीटा बता सकते हैं। उसके बाद मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा था, एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा राइट किया था, वाई की जगह पे आर साइन थीटा, आर को कॉमन निकाल लिया था, आर की वैल्यू 1 ले ली थी। तो यूनिट सर्किल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें लेंथ फिक्स है, रोटेशन मूव हो रही है, कुछ भी हो सकती है, किसी भी पार्ट में जा सकती है, तो उसकी लेंथ मगर फिक्स है। तो मैंने लिखा था ये एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, दैट इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आटा साइन थीटा, यानी x प्लस आटा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी लेंथ 1 है। आज मैंने इसी लेंथ कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा, उसकी पावर n लिखा, उसके बाद cos थीटा प्लस आटा साइन थीटा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो पैरामेट्रिक फॉर्म में पावर n को अगर दिया जाए तो ये n इसके एंगल से मल्टीप्लाई कर जाए तो ये रिवर्स थ्योरम बनती है, ये एप्लीकेशन। देखिए